नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों। आज हम पुनः आप सबके सामने उपस्थित हैं चहक कार्यक्रम यानी चहक प्रशिक्षण को लेकर। पिछले वीडियो में हमने आपको चहक के बारे में बताया था। एनईपी से चला था, मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से चला था, निपुण मिशन के पास आया था। उसके बाद हम चहक का बात किए थे। इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। एक बार तो मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज लगभग उस वीडियो पर 2200 व्यूवर हो चुके हैं, लाइक कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के प्रयास से ही मैं आज फिर दूसरा वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं। चहक प्रशिक्षण में सबसे पहला समस्या होता है कि चहक क्या है, कैसे हम उसको समेकित करें एनईपी निपुण से लेकर चहक मार्गदर्शिका तक। उसको हमने पिछला वीडियो में कंप्लीट किया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आकलन। आकलन साथियों एक ऐसा तथ्य है, बिंदु है, जो बहुत ही कंफ्यूज करता है खासकर प्रशिक्षकों को। जब आप आकलन के बारे में बात करने के लिए शिक्षकों के पास जाते हैं तो उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आकलन के संदर्भ में प्रश्न होते हैं, आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। बहुत लोग जो है आकलन और मूल्यांकन पर बहस करते हैं। हमने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया वहाँ भी बहस हुआ, काफ़ी लाभदायक बहस हुआ, हेल्दी डिबेट हुआ। जहाँ हम ट्रेनिंग दिए वहाँ भी इस पर बहस हुआ। तो हर जगह कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आकलन क्या, मूल्यांकन क्या, दोनों अलग है क्या या एक ही है क्या, पहले वाला आकलन क्या था, एनईपी के अनुसार आकलन को क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, अब हम चलते हैं आकलन पर। आकलन, असेसमेंट। देखिए बगल में हमने एनईपी 2020 लिखा है। आकलन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनईपी 2020 किस बात पर बल देता है? आकलन पर। आकलन का कौन सा हिस्सा है जिस पर एनईपी ज़्यादा बल देता है? तो नीचे लिखा हुआ है सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है कि सीखने के आकलन से चलिए और पहुंचिए कहाँ? सीखने के लिए आकलन के पास। यानी हमारा आकलन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन की ओर जाएगा। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये सीखने के आकलन क्या है, सीखने के लिए आकलन क्या है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सीखने के आकलन, सीखने के आकलन और सीखने के लिए आकलन को आप एक सिंपल सा सेंटेंस में समझिए कि जब बच्चों की गलतियों को हम ढूंढते हैं तो सीखने के आकलन हुआ, और जब हम बच्चों की गलतियों के साथ साथ हम अपनी गलतियां भी ढूंढते हैं कि आखिर हमने क्या नहीं पढ़ाया जिससे बच्चा को यह प्रश्न समझ में नहीं आया, आखिर कहाँ कमी है, व्यवस्था में कमी है, हम में कमी है, हमारे पेडागोजी शिक्षण शास्त्र में कमी है, कहाँ कमी है। जब हम बच्चों की गलतियों से ये सीखते हैं और उसके बाद जो हम सुधार करते हैं बच्चों में, तो इस संदर्भ में किया गया जो आकलन है वो सीखने के लिए आकलन होता है। सीखने का आकलन हुआ कि हम बच्चा का सिर्फ गलती निकाले कि तुम्हारा देश का नाम क्या है जी, बच्चा से प्रश्न पूछे तो बता दिया भारत। महादेश का नाम तो एशिया नहीं बताया। तो बच्चा का गलती हम निकाले कि बच्चा को महादेश
के बारे में पता नहीं है। उसका तो आकलन हम समझ गए कि बच्चा क्या सीखा, तो देश सीखा पर महादेश नहीं सीखा। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिला, हम क्या सीखे? हम सीखे कि जब भी हमको देश बताना था तो हम वहाँ पर महादेश के पास भी जाते, विश्व का भी थोड़ा चर्चा करते। इससे क्या होता, उसे सिर्फ ना देश के बारे में पता रहता बल्कि महादेश के बारे में भी पता रहता। तो इससे जो हम गलतियाँ करते हैं, जो उसका आकलन करते हैं, उसके बाद जो हम उसमें सुधार करते हैं, ये है सीखने के लिए आकलन। और सिर्फ बच्चा का गलती ढूंढ कर छोड़ दें तो सीखने के आकलन है। अब सीटेट में प्रश्न भी आता है इससे कि शिक्षक को कौन सा आकलन करना चाहिए, सीखने के आकलन या सीखने के लिए आकलन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों आकलन करना चाहिए, सीखने के आकलन और सीखने के लिए आकलन। यदि हम तथ्य का बात करते हैं तो एनईपी से पहले चलते हैं जरा। तो आकलन को वहाँ पर 2 भाग में जो बांटा गया है, ऐसे 3 भाग है, लेकिन यहाँ सीखने के आकलन और सीखने के लिए आकलन के संदर्भ में हम 2 आकलन का चर्चा करते हैं अभी, फॉर्मेटिव और समेटिव, निर्माणात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन। निर्माणात्मक आकलन सीखने के आकलन है, निर्माणात्मक और रचनात्मक आकलन एक ही होता है। दूसरा आकलन जो है योगात्मक आकलन है। तो निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन सीखने के आकलन और योगात्मक आकलन सीखने के लिए आकलन। ये फैक्ट्स का बात है। एक होता है निदानात्मक, जब बच्चा फेल कर जाता है उसके बाद जो हम उससे पूछताछ करते हैं, आकलन करते हैं, उसे कहते हैं निदानात्मक, डायग्नोस्टिक। तो इस शिक्षा नीति में कहा गया कि ऐसा क्यों नहीं एक प्रोसेस बनाया जाए, ऐसा आकलन बनाया जाए, ऐसा आकलन किया जाए कि बच्चा फेल ही ना हो, ताकि निदानात्मक का जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन गायब है, असेसमेंट गायब है, सिर्फ फॉर्मेटिव और समेटिव है। क्यों? तो यहाँ बताया गया कि यदि आप सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन के पास जाते हैं तो बच्चा फेल ही नहीं करेगा। जब हम जान जाएंगे कि बच्चा का त्रुटि क्या है और उसको हम सुधार देंगे तो फिर डायग्नोस्टिक रह ही नहीं जाता है। तो सीखने के आकलन और सीखने के लिए आकलन, इस प्रशिक्षण में एक प्रश्नावली सत्र है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कौन सा आकलन से कौन सा आकलन की ओर जाना चाहिए। तो सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन की ओर जाना चाहिए। आप सीटेट का जब एग्जाम देते हैं तो उसमें भी यह प्रश्न आता है कि कौन सा जरूरी है, तो दोनों जरूरी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो सीखने के लिए आकलन। इसका हो गया फॉर्मेटिव, निर्माणात्मक या रचनात्मक, और इसका हो गया समेटिव, योगात्मक आकलन, तथ्य के दृष्टिकोण से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आकलन से प्राप्त डेटा को क्या किया जाता है, तो ये 2 स्तर पर काम करता है। पहला छात्र स्तर पर और दूसरा सिस्टम स्तर पर। छात्र के स्तर पर क्या, तो जब हम आकलन का डाटा को देखते हैं, समझते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, छात्र का स्तर पता चलता है। पता चलता है कि कौन सा छात्र किस स्तर का है, क्या वो मेरी बात समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, क्या जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा समझ रहा है, कितना समझ रहा है, ये स्तर पता चलता है। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि कुछ बच्चे कक्ष में जो पढ़ाया जा रहा है तथ्य, उसके स्तर से बहुत पीछे हैं। तब हम उसका उपचार करते हैं, जिसे रिमेडियल टीचिंग भी कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षक, खासकर 3 बजे से 4 बजे के बीच। तो रिमेडियल कक्षा के बारे में भी हमें पता चलता है, कब, जब आकलन का डाटा हम देखते हैं तब। और ये काम निरंतर होते रहता है, निरंतर होते रहेगा तो पता चलते रहता है कि कौन सा बच्चा का स्तर क्या है, 10 दिन में क्या सुधार हुआ, क्या नहीं सुधार हुआ।
तो छात्र स्तर पर हम आकलन से प्राप्त डाटा को इस तरह यूज करते हैं। दूसरा है सिस्टम स्तर पर। सिस्टम स्तर पर क्या है कि सरकार जो नीति बनाई, क्या वो नीति प्रभावशाली है, कितना प्रभावित कर रहा है सबको, उसको मापता है। यदि उसमें कमी महसूस होता है तो हस्तक्षेप करती है और हमारे शिक्षण अधिगम को, शिक्षण विधि को सुधारने का प्रयास करती है। तो सिस्टम स्तर पर हमको ज़्यादा यहाँ पर चर्चा करना है नहीं, हमें चर्चा करना है छात्र स्तर पर, क्योंकि हम छात्र के बीच काम कर रहे हैं। तो रिमेडियल कक्षा और निरंतरता पर चर्चा करना है। ये कुछ बिंदु को हमने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है। हालांकि आकलन में चाहक में बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे आकलन के प्रकार, SBA विद्यालय आधारित आकलन, मानकीकृत आकलन, फिर SBA को दो भाग में बांटा गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फिर आपको 360 डिग्री असेसमेंट का चर्चा किया गया है, आकलन का सहायक उपकरण का चर्चा किया गया है, HPC हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर चर्चा किया गया है, आइटम बैंक पर चर्चा किया गया है। ये सारा जो हमने आपको यहाँ लिखा है, ये दूसरा दिवस चाहक प्रशिक्षण 5 दिन का है। ये दूसरा दिवस का पहला सत्र में पढ़ाया जाने वाला सामग्री है आकलन। तो आकलन में हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ाना है। हम हर बिंदु पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, एक समझ स्थापित करेंगे, ताकि हम शिक्षकों को सही ढंग से प्रशिक्षण दे सकें। और यदि आप शिक्षक हैं तो आकलन के बारे में एक बेहतर समझ अपने दिमाग में स्थापित कर लें। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं कि आकलन क्या है। ये तो हमने आपको बताया कि चाहक में इतना पढ़ना है। आकलन क्या है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग करके, बहुत तरीके से हम आकलन करते हैं। विभिन्न विधियों का प्रयोग करके विभिन्न स्रोतों से आंकड़े एवं प्रमाण एकत्रित किया जाता है। विभिन्न विधियों का प्रयोग करके विभिन्न स्रोतों से आंकड़े एवं प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। इसी को मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये जो आंकड़ा है मेरा, तो आकलन से हमने आंकड़ा को एकत्रित किया। मूल्यांकन से क्या करते हैं? जो आंकड़ा एकत्रित होता है उसमें प्रतिपादन, विश्लेषण एवं चिंतन के द्वारा कोई अर्थ निकालना मूल्यांकन कहलाता है। पहली बार जब हम किसी से मिलते हैं तो आकलन करते हैं। उसी समय हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह आदमी गलत है या यह आदमी सही है। यह आदमी गलत है और यह आदमी सही है कह देना मूल्यांकन है। इसके लिए आपको सभी प्रकार के स्रोतों को जानना होगा, तब आप कह सकते हैं कि यह व्यक्ति सही है या गलत है। विभिन्न पक्षों को समझना होगा, उसका सबल पक्ष क्या है, दुर्बल पक्ष क्या है, व्यक्तित्व क्या है, भाषाई ज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, उसका मोरल क्या है, सामाजिक गुण कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, व्यवहारिक गुण कैसा है, भावनात्मक विकास कैसा है। विकास के विभिन्न पक्षों को आकलन करने के बाद ही हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि यह व्यक्ति सही है या गलत है। आप CCE का नाम सुने होंगे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। आकलन नहीं होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। CCA नहीं होता है, CCE व्यापक। तो CCE में जो दूसरा C है उसका मतलब क्या होता है? ये सब प्रश्न सीटेट में भी पूछे जाते हैं।
व्यापक का मतलब होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक। कहा गया है कि सिर्फ व्यक्ति पढ़ा लिखा कितना है इसी से आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, और भी पक्ष हैं। सह शैक्षिक पक्ष, खेलने में कैसा है, हंसने में कैसा है, कूदने में कैसा है, व्यवहारिक कैसा है, नैतिक कैसा है, सामाजिक कैसा है, भाषिक कैसा है, नेतृत्व क्षमता कैसा है। हर चीज को जब हम व्यापक तरीके से आंकड़ा निकालते हैं तब हमें कोई निष्कर्ष प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन। तो कह सकते हैं कि आकलन और मूल्यांकन अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा है, अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही रास्ता में मिलता है। अंतर क्या है? यदि आप अंतर तलाशना चाहते हैं तो अंतर यही है कि आकलन संक्षिप्त है और मूल्यांकन व्यापक है। मूल्यांकन मूल्य अंकित करना, सही और गलत करना, बच्चा फर्स्ट लाया ग्रेडिंग करना, उसके बारे में कोई निर्णय लेना बच्चा के बारे में मूल्यांकन है, और बच्चा के बारे में जानना आकलन है। तो आकलन संक्षिप्त है और मूल्यांकन व्यापक है। तो जब हम कोई अर्थ निकाल दे डाटा से तो मूल्यांकन हो गया, और जब हम डेटा कलेक्शन करें तो आकलन हो गया। और उस डेटा को हम क्या करते हैं, तो देखिए उस डेटा को हम दो तरह से यूज करते हैं, छात्र स्तर पर और सिस्टम स्तर पर। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने देखा डेटा, और डेटा को किया क्या, छात्र और सिस्टम दो भाग में बांटा। तो आंकड़ा निकालते हैं आकलन, और उस आंकड़े पर जो निष्कर्ष और कोई अर्थ निकालते हैं उसे मूल्यांकन कहते हैं। यह द्विमार्गीय प्रक्रिया है, शिक्षक और छात्र दोनों शामिल होते हैं इसमें। अब आकलन पर हम जरा विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसे ही आप किसी के पास आकलन के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पूछता है आकलन है क्या, पहले ये बताइए। मूल्यांकन है क्या, पहले ये बताइए। तो आकलन ये है और मूल्यांकन ये है। एक और चीज हम पढ़ेंगे अगले कक्षा में, मापन। तभी आपका समझ स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। मूल्यांकन, मापन और आकलन। अभी हम फिलहाल आते हैं आकलन पर। अब आकलन के बारे में हम जरा विस्तृत चर्चा करते हैं। कहता है सीखने और सिखाने का तरीका है। सीखने और सिखाने एक तरीका है, शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग है, प्रगति को ट्रैक करता है कि बच्चा कितना प्रगति किया है। आकलन संक्षिप्त है और मूल्यांकन व्यापक है। दोनों अधिगम यानी विकास का क्या है, एक हिस्सा है, लर्निंग का हिस्सा है। आकलन जब हम किसी बच्चे का करते हैं तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें पता चलता है, या यूं हम कह सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ही हम आकलन करते हैं। जैसे क्या हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, पहला लेसन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या विद्यार्थी वे समझ पा रहे हैं जो उनसे अपेक्षित है। हम जो अपेक्षाएं रखे हुए हैं बच्चों के बारे में कि हम ये चैप्टर पढ़ाए तो बच्चा ये समझ गया, क्या वो समझ रहा है, क्या कोई तरीका है कि और बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम आकलन करते हैं, या आकलन करने से हमें इन सारे प्रश्नों का उत्तर पता चलता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको हमने देखा। तथ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह सीखने और सिखाने का तरीका है, शिक्षण प्रक्रिया का अंग है, प्रगति को ट्रैक करना है। आकलन संक्षिप्त है और मूल्यांकन व्यापक है, और दोनों ही अधिगम का क्या है, हिस्सा है। यदि हम इसको परिभाषा से समझना चाहते हैं तो विभिन्न विधियों का प्रयोग करके विभिन्न स्रोतों से आंकड़े एवं प्रमाण एकत्रित करना, ये एक सिस्टम है जिसे हम असेसमेंट कहते हैं। और उसी आंकड़ों में प्रतिपादन, विश्लेषण और चिंतन के द्वारा कोई अर्थ निकालना मूल्यांकन है, मूल्य का अंकन करता है।
तो साथियों, आज हम सिर्फ आकलन को समझे हैं कि आकलन क्या है, असेसमेंट क्या है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आकलन से जो प्राप्त डेटा है, जो रेमेडियल कक्षा है, निरंतर का यहाँ मतलब क्या है, CCE क्या है, CCE क्या है, अभी जो SBA आया ये क्यों आया, CCE फेल हो गया सरकार के नज़र में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नज़र में, और SBA पास हो गया। तो CCE क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन है। सतत क्या है, व्यापक क्या है, मूल्यांकन क्या है, CCE फेल क्यों हो गया, SBA ही क्यों लाया गया, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्यों लाया गया, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले कक्षा में। तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि आकलन क्या है, सीखने के आकलन और सीखने के लिए आकलन। दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि यदि हम सिर्फ बच्चों की गलतियाँ निकालते हैं तो सीखने के आकलन फॉर्मेटिव, और यदि उस गलतियाँ से हम सीखते हैं और ये सारे प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं तो सीखने के लिए आकलन हो गया। आकलन में जो डेटा प्राप्त होता है उसका हम इस तरह यूज करते हैं। तो ये छात्र स्तर क्या है, रिमेडियल कक्षा क्या है, निरंतरता क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल मैं आपको आकलन का आवश्यकता क्यों पड़ता है इस पर मैं बस 2 मिनट का चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, जब हम कक्ष में पढ़ाने जाते हैं तो एक शिक्षक की भूमिका में जाते हैं। तो क्या हम शिक्षक हैं? यदि आप NCF 2005 के अनुसार खुद को देखिएगा तो शिक्षक एक सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है, NCF के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। तो ऐसा नहीं कि हम शिक्षक नहीं हैं, इसको समझते हैं। शिक्षक और सुविधादाता क्या है? जब हम बच्चों को कक्ष में पढ़ाने जाते हैं एक शिक्षक के रूप में कोई विषय, तो हम जाते के साथ यदि वह विषय पढ़ाना शुरू कर दें तो ये कहीं ना कहीं शिक्षक केंद्रित की ओर हम अपने अध्यापन को लेकर जा रहे हैं, और जबकि हमें बाल केंद्रित पढ़ाना है। तो हमें बालक को सर्वोच्चता देना है, प्राथमिकता देना है, खुद को नहीं देना है कि हम इतने कॉम्पिटेंट हैं, इतने योग्य हैं। सबसे पहले यह साबित नहीं करना है कक्ष में जाकर, पहले हमें देखना है कि हम जहाँ पढ़ाने जा रहे हैं क्या वे बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। और जब बात समझने की आती है तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम किसी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को जब हम कोई बात सुनाते हैं तो वहाँ पर एक लेवल होता है, मेरा सुनाने का स्तर, मेरा बात का स्तर, और बच्चा के सुनने का स्तर। मेरा सुनाने का स्तर एक, बच्चा को सुनने का स्तर 2, ये दोनों स्तर आस पास होना चाहिए। एडजस्ट नहीं हो सकता, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अंतराल रहेगा तो चलेगा, मेरा बात बच्चा समझेगा और बच्चा का बात हम समझेंगे। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा अंतराल है तो वह मेरी बात समझ नहीं पाएगा। इसके लिए हमें बच्चा का आकलन करना चाहिए। कैसे? तो MLL, न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। जब बच्चा का न्यूनतम अधिगम स्तर को हम जानते हैं तब हमें पता चलता है कि बच्चा का शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है, सह शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है, स्वास्थ्य क्या है, सोशल क्या है, मोरल क्या है, उसका परिवार का रहन सहन कैसा है। ये सारा डाटा हमको पता चलता है उसके आकलन करने से। तभी हमें यह समझ में आती है कि जो ये छात्र है इसका स्तर कैसा है, मेरे पढ़ाने लायक है या नहीं, या जो विषय वस्तु हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्या उसके लायक वो है या नहीं, क्या वो मेरी बात समझ पा रहा है या नहीं। इससे हमें छात्र का स्तर पता चलता है। तब पता चलेगा कि कुछ बच्चे आपके बात को समझने लायक नहीं है। तो जिन बच्चों का समझने का स्तर मेरे विषय वस्तु को समझाने के स्तर से ज़्यादा नीचे हो तो क्या करेंगे,
तो उस बच्चे का हम उपचार करेंगे, रिमेडियल कक्षा अलग से हम उसको आधा घंटा 1 घंटा विशेष रूप से उसको हम समय देंगे ताकि उसका लेवल अप हो सके, ऊपर आ सके और वो मेरी बात समझ सके। और यह काम तब तक करेंगे जब तक वह बच्चा अप नहीं हो जाए। तो यह निरंतर चलते रहता है। तो आकलन कभी बंद नहीं होता है, निरंतर चलते रहता है। आप भी मेरा यदि पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको लगता होगा क्या पढ़ाएगा, क्या बोलेगा, क्या है नहीं है। आप भी आकलन करते रहते होंगे, अभी भी आकलन कर रहे होंगे। और जब लगातार 10-20 वीडियो देखिएगा तब आप एक निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। तो मेरे द्वारा दिए गए विभिन्न स्रोतों से जो विभिन्न आंकड़ा 10 वीडियो 20 वीडियो जो आपने देखा, जो सुना, वो आकलन कहलाया। और उससे जो आप निष्कर्ष निकालते हैं कि नहीं यह चैनल मेरे लिए सही है, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ये मूल्यांकन हो गया कि नहीं ये सही है। और आकलन जिस तरह से निरंतर चलता है उसी तरह से मूल्यांकन भी चलते रहता है, क्योंकि दोनों एक ही तरह का है, एक छोटा और एक बड़ा है। तो जब हम बच्चे का मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग निकालते हैं MLL, तब हमें कक्ष में उपस्थित बच्चों का डेटा प्राप्त होता है, जिससे छात्र का स्तर पता चलता है। और उसमें से जो छात्र कमजोर है उसका हम उपचार करते हैं रिमेडियल कक्षा में। और यह काम हम निरंतर करते रहते हैं। इससे हमें क्या फायदा होता है? इससे हमें ये सारे प्रश्नों का उत्तर पता चलता है और तब हम सीखते हैं कि हमने कहाँ गलती किया, हम कैसे उसको बेहतर पढ़ाएं। तब हमारा NEP 2020 का उद्देश्य पूरा होता है, सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन की ओर जाते हैं। सिस्टम स्तर पर तो सरकार काम कर ही रही है, इस पर हमको कोई विशेष चर्चा करना नहीं है। तो अगले कक्ष में या अगले वीडियो में हम देखेंगे NEP 2020 के अनुसार। अब बहुत सारा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ आप आकलन को 2 भाग में बांटे हैं, जबकि हम पढ़े हैं कि आकलन 3 प्रकार के होते हैं, निर्माणात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन। ये बहुत सारा प्रश्न आपके मन में होगा, इसका हम समाधान अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हमको चहक में प्रशिक्षण में यही NEP 2020 के अनुसार 2 आकलन को पढ़ना है। SBA विद्यालय आधारित आकलन। इससे पहले हमको एक चीज़ समझना होगा कि CCE क्या था जी। सबसे पहले सतत व्यापक आकलन था, मूल्यांकन, वो कहाँ चला गया, SBA कैसे आ गया। तो विद्यालय आधारित आकलन तो वो हम बाद में देखेंगे, CCE और SBA क्या है। दूसरा मानकीकृत आकलन बड़े पैमाने पर। अब फिर यहाँ पर जो है SBA को 2 भाग में बांटा है, फॉर्मेटिव और समेटिव, निर्माणात्मक और योगात्मक। अगले वीडियो में हम पुराने वाले आकलन को भी देखेंगे कि आकलन को किस तरह से 3 भाग में बांटा गया था, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। NEP 2020 SBA और स्टैंडर्ड मानकीकृत आकलन को कैसे बांट रहा है, फिर SBA में इस दोनों को कैसे ला रहा, फिर कहाँ कट हुआ और कहाँ बढ़ गया, कैसे बढ़ा। अभी हमने सिर्फ इसको देखा, सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन तक, और आकलन से प्राप्त डेटा को हमने देखा। अगला वीडियो में हम चलेंगे CCE और SBA का 2 प्रकार, फॉर्मेटिव और समेटिव। उसके बाद हम चर्चा करेंगे 360 डिग्री असेसमेंट का, जिसमें कि दोस्त भी होता है, गार्जियन भी होता है, शिक्षक भी होता है, स्वयं भी होता है, सब NEP 2020 के अनुसार है। आकलन का सहायक उपकरण पर चर्चा करेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड पर चर्चा करेंगे, चेकलिस्ट क्या है, रूब्रिक क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, इंट्रैक्शन क्या है। HPC पर चर्चा करेंगे, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है, आइटम बैंक का चर्चा करेंगे, प्रश्नों का संग्रह क्या है। तो आज हमने सिर्फ आकलन को देखा कि आकलन क्या है और इसका डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है और छात्र का स्तर क्या है और रिमेडियल टीचिंग क्या है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं
ये सारे सभी तथ्यों को लेकर। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो को और अच्छे ढंग से बता सकें, चर्चा कर सकें आकलन पर। आकलन एक विस्तृत है, व्यापक है, मूल्यांकन भी हमें देखना है और इन सब पर चर्चा करना है, एक समझ बनाना है, एनईपी से जोड़ना है, निपुण को ध्यान में रखना है और लास्ट में चाहक के पास जाना है। तो पिछले वीडियो में हमने जो कुछ बताया था उसमें कुछ प्रश्न है, यदि आपको याद है तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, बताइए क्या है। निपुण में कौन सा कक्षा तक लक्ष्य रखा गया है, चाहक में कौन सा कक्षा तक लक्ष्य रखा गया था, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, निपुण का फुल फॉर्म क्या है, कितना वर्ष तक निपुण का लक्ष्य था, निपुण का 3 विकासात्मक लक्ष्य कौन कौन है, चाहक में कितने गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को कितने आयाम में बांटा गया है और वह कौन कौन सा आयाम कौन कौन से निपुण के विकासात्मक 3 लक्ष्य को फुलफिल करता है। ये सारा चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और आज हमने आपको बताया सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन, और आकलन का डेटा कहाँ यूज करते हैं, रिमेडियल कक्षा क्या है, कौन सा प्रश्न का उत्तर हमें आकलन करने से पता चलता है, या आकलन करने के बाद कौन सा प्रश्न का उत्तर हमें समझ में आता है, इसका फैक्ट्स क्या है, आकलन का परिभाषा, मूल्यांकन का परिभाषा, ये आज हमने देखा। अब बाकी दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।